स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आज हम करेंगे द इंडियन एक्सप्रेस का एडिटोरियल एनालिसिस। आज जिसमें हम एनालिसिस करने वाले हैं उसमें है दो इश्यूज़। एक है इलेक्शन कमीशन का फ्रीबीज को लेकर और दूसरा है यूनिफॉर्म पर्सनल को जो है स्ट्रेस कंडीशंस में वो काम कर रहे हैं उसको लेकर। पहला जो इशू है वो है नॉट अ डिबेट फॉर इलेक्शन कमीशन एंड सुप्रीम कोर्ट। ये आर्टिकल है फ्रीबीज या रेवडी कल्चर को लेके और ये मैं बता दूं कि ये लिखा है एस वाई कुरैशी ने, जो कि फॉर्मर इलेक्शन कमिश्नर रह चुके हैं इंडिया के। आगे चलते हैं। जैसे कि राइटर बताते हैं कि इंडिया में इलेक्शन जो है हर 5 साल बाद होते हैं, लेकिन हर साल भी कोई ना कोई छोटा बड़ा इलेक्शन इंडिया में किसी ना किसी स्टेट में होता ही रहता है। और पॉलिटिशियंस जो हैं अपने वोटर्स को ये प्रॉमिस करते हैं कि अगर वो उन्हें वोट करेंगे तो उनकी कंडीशंस जो है इम्प्रूव हो जाएगी। उन्हें वो उसके बदले फ्री इलेक्ट्रिसिटी देंगे, वाटर देंगे, जो फूड ग्रेन्स, फ्यूल्स, बाइसिकल्स, फ़ोन, लैपटॉप्स या कैश भी ऑफ़र किया जाता है। वहीं रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर ने जो है एक रिमार्क्स दिया था जिसमें उन्होंने कहा कि देश में कुछ ऐसी पार्टीज़ हैं जो रेवड़ी कल्चर की तरफ जो है देश को ले जा रही हैं। और इस रिमार्क्स के बाद जो है देश में एक बड़ी डिबेट होने लगी फ्रीबीज और वेलफेयर पॉलिटिक्स को लेके। अब मैं बता दूं कि किस तरह के प्रोमिसेस जो हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ करती हैं। पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं दो तरीके के प्रोमिसेस अपने वोटर के साथ करती हैं। एक वो प्रोमिसेस होते हैं जो इलेक्शन के शुरू होने से पहले किए जाते हैं, मतलब वो प्रोमिसेस किए जाते हैं जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगने से पहले किए जाते हैं। ये प्रोमिसेस जो हैं दोनों ही रूलिंग और अपोजिशन पार्टीज़ दोनों करती हैं, लेकिन रूलिंग पार्टी के पास इसमें एज होती है, एडवांटेज होती है अपने इन प्रोमिसेस को पूरा करने की, क्योंकि उनके पास देश का खजाना होता है। वहीं अपोजिशन पार्टी के पास ये प्रिविलेज नहीं होता। इसलिए रूलिंग पार्टी जो है कोशिश करती है कि जल्द से जल्द वो इस प्रॉमिस को फुलफ़िल कर दे, इससे पहले कि चुनाव से पहले मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा दिया जाए। वहीं दूसरा प्रॉमिस जो है वो होता है मैनिफेस्टोज़ के थ्रू। ये मैनिफेस्टोज़ के थ्रू जो प्रॉमिस किया जाता है ये तब किया जाता है जब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को लागू कर देता है। इस मैनिफेस्टोज़ के थ्रू जो है गवर्नमेंट अनाउंस करती है कि वो नई स्कीम्स लेके आएंगी जो कि उनको लोक लुभावने वादे करे जाते हैं। और ये भी कहा जाता है कि इस तरह की स्कीम में जो है उन्हें ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश की जाती है ताकि वो उन्हें वोट दे सकें। वहीं ऐसा माना जाता है कि ये मैनिफेस्टोज़ जो हैं मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की अवहेलना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन के पास ऐसी कोई भी पावर नहीं है कि वो इन मैनिफेस्टोज़ को किसी भी तरीके से गलत ठहरा सके, क्योंकि ये मैनिफेस्टोज़ परफेक्टली लीगल हैं। इवन सुप्रीम कोर्ट ने अपनी 2013 की जजमेंट में ये कहा है कि मैनिफेस्टोज़ को जो है करप्ट प्रैक्टिस नहीं माना जा सकता, लेकिन उन्होंने ये भी एक्सेप्ट किया है कि मैनिफेस्टोज़ के अंदर जो है क्षमता है कि वो इन्फ्लुएंस कर सकते हैं पीपल का डिसीज़न, और ये इन्फ्लुएंस कर सकते हैं फ्री एंड फेयर इलेक्शंस को। उन्होंने ये माना कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन तब तक पॉसिबल नहीं है जब तक कि ये मैनिफेस्टोज़ जो हैं इसी तरीके से अलाउड किए जाएंगे। इसीलिए जो है सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट किया था इलेक्शन कमीशन को कि वो ऐसी गाइडलाइंस बनाएं कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जब भी कोई मैनिफेस्टो प्रिपेयर करेगी तो वो उसका कंटेंट के लिए कंसल्ट करेगी इलेक्शन कमीशन के साथ। लेकिन इसके ऊपर जो है एक मीटिंग भी हुई जहां पॉलिटिकल पार्टीज़ ने जो है आर्ग्यू किया और ये कहा कि डेमोक्रेसी के अंदर ये पॉलिटिकल पार्टीज़ का राइट भी है और ड्यूटी भी है कि वो अपने वोटर्स के साथ प्रॉमिसेस करें और उन प्रॉमिसेस को पूरा करने की कोशिश करें अपने मैनिफेस्टोज़ के थ्रू। वहीं जो है राइटर कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन हो चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, ये दोनों कोई भी इस तरह के मामले में इन्वॉल्व नहीं हो सकते, क्योंकि ये परफेक्टली लीगल है कि मैनिफेस्टोज़ में जो है प्रॉमिसेस किए जाएं। अगर प्रॉमिसेस जो है अनरियलिस्टिक भी हैं या बहुत बेतुके भी हैं तो भी ये राइवल पार्टीज़ के ऊपर है और इंडिया की मीडिया के ऊपर है कि वो उन्हें एक्सपोज करें। और दूसरा ये वोटर्स के ऊपर है कि वो देखें कि कौन जो है उनके साथ क्या प्रॉमिस कर रहा है और किसने जो है प्रॉमिसेस को फुलफ़िल किया है। मोर ओवर ये एक इकोनॉमिक पॉलिसी का मैटर भी है और इकोनॉमिक पॉलिसी के जो मैटर्स हैं वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स के ही हाथ में होते हैं। इसमें इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट कभी भी इंटरवेन नहीं कर सकता, क्योंकि ये लेजिस्लेचर का ही डोमेन है। अब जो बात चल रही है वो है वेलफेयरिज्म वर्सेस फ्रीबीज के लिए। जब से पीएम ने रिमार्क दिया है कि ये रेवड़ी कल्चर है, तब से कुछ दूसरी पार्टीज़ जो हैं सामने आई हैं और उन्होंने कहा है कि इंडिया जो है एक वेलफेयर स्टेट है और ये एक वेलफेयर पॉलिटिक्स है, जहां वो कोशिश कर रहे हैं अपने वोटर्स को, अपने जो है स्टेट के लोगों को इम्प्रूव करने के लिए उनकी लाइफ को। वहीं ऑक्सफैम 2022 की एनुअल रिपोर्ट ऑन इनइक्वालिटी इशू रिलीज़ हुई है, जिसमें ये कहा गया है कि इंडिया के अंदर जो नंबर ऑफ़ पुअर्स हैं वो डबल्ड हो गए हैं। इनफैक्ट इसके साथ साथ इंडिया में जो बिलियनेयर्स हैं वो भी डबल हो गए हैं।
यहाँ पे इंडिया में रिचेस्ट 1% लोग जो हैं वो 51% ऑफ द वेल्थ और रिसोर्सेज को होल्ड करके बैठे हैं, जबकि बॉटम 60% पॉपुलेशन के पास केवल 5% ऑफ रिसोर्सेज और वेल्थ है। ये इंडिकेशन देता है और एक क्लियर पिक्चर दिखाता है कि इंडिया में कितनी हाई लेवल पे इनइक्वालिटी है। वहीं कुछ क्रिटिक्स हैं जो पॉइंट आउट कर रहे हैं कि पुअर बेनिफिशरीज जो उनको जो चीज़ें मिलती हैं, उनको जो फ्री बीज मिलते हैं, उनको रेवड़ी का नाम दिया गया है, तो फिर उनको क्या नाम दिया जाएगा जो रिच लोगों को दिया जाता है। रिसेंटली आपको बता दूं कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो है रिच लोगों के लिए भी कुछ दिया है और उसको जो है इंसेंटिव का नाम दिया है। एग्जाम्पल से बताता हूँ कि क्या है वो। सितंबर 2019 में गवर्नमेंट ने जो है कॉरपोरेट टैक्स रेट्स को जो है 30% से काट कर 22% कर दिया और नई मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ के लिए यही कॉरपोरेट रेट 25% से घटाकर 15% कर दिया। और ये डिसीजन लेने में गवर्नमेंट को सिर्फ 36 घंटे लगे। ऑक्सफैम रिपोर्ट के अकॉर्डिंग कॉरपोरेट रेट के इस कट से जो टोटल लॉस हुआ है वो है 1.5 लाख करोड़। रिपोर्ट ये भी दर्शाती है कि जो भी लॉसेस डायरेक्ट टैक्सेस में हुए थे पैंडेमिक के दौरान शटडाउन होने की वजह से, वो सब गवर्नमेंट जो है कंपेंसेट कर रही है इनडायरेक्ट टैक्सेस को बहुत हाई लेवल पे बढ़ाकर। रिसेंटली आपने देखा होगा कि फ्यूल प्राइसेस जो है बहुत हाई लेवल पे हैं, ये ऑल टाइम हाई है अभी तक का, क्योंकि इस पे इनडायरेक्ट टैक्सेस जो हैं बहुत सारे लगाए गए हैं ताकि वो रिकवर कर सकें वो सब डायरेक्ट टैक्सेस जो पैंडेमिक के दौरान वो रिकवर नहीं कर पाए हैं। दूसरी तरफ एसेंशियल कमोडिटीज़ जो हैं उनके ऊपर भी टैक्स लग रहा है, जैसे कि फूड ग्रेन। आप ये समझिए कि फूड ग्रेन जैसी कमोडिटी के ऊपर जब टैक्स लगेगा तो उसका सबसे ज़्यादा जो इफेक्ट होगा और इम्पैक्ट होगा वो एक पुअर और सबसे गरीब लोग के ऊपर होगा। गवर्नमेंट की ऐसी पॉलिसीज़ जो है रीज़न बन गई है इंडिया के अंदर कि अमीर जो है अमीर होता जा रहा है और गरीब जो है दिन ब दिन गरीब होता जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ गवर्नमेंट के जो इनिशिएटिव्स और स्टेप्स हैं कि प्राइवेटाइजेशन को प्रमोट करने के लिए वो धीरे धीरे हेल्थ और एजुकेशन सेक्टर दोनों में ही आ रहे हैं। हेल्थ और एजुकेशन सेक्टर में जैसे जैसे प्राइवेटाइजेशन बढ़ेगा वैसे वैसे जो है देश के अंदर इनइक्वालिटी भी बढ़ेगी। पूरे सोशो इकोनॉमिक कंटेक्स्ट को देखते हुए ऐसा माना जा रहा है कि वेलफेयर प्रोग्राम्स या फिर ये जो फ्रीबीज़ हैं ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, क्योंकि किसी को फूड प्रोवाइड करना, एजुकेशन प्रोवाइड करना या एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना ये एक फंडामेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी है डेमोक्रेटिक स्टेट की। और फ्रीबीज़ जैसे कि कोई चीप फूड ग्रेन्स हों या कोई फ्री आइटम्स जो दिए जाते हैं ये हमेशा ही गलत नहीं होते हैं, ये लोगों की बहुत मदद भी करते हैं। जैसे कि एग्ज़ाम्पल के तौर पे फ्रीबीज़ के तौर पे जो है 1 से 2 रुपये किलो में जो है राइस जो है बांटे जाते हैं। इस राइस के बांटने से बहुत सारी मौतें जो है भूख के कारण कम हुई हैं। आज की डेट में जो डेटा है वो ये दर्शाता है कि जो डेथ्स हुई हैं भूख के कारण उनका नंबर जो है खासा जो है गिरावट आई है उस नंबरों में। इसके अलावा जो हरियाणा और बिहार की जो स्कीम्स हैं जैसे गर्ल्स को जो है बाइसिकल डिस्ट्रीब्यूट करना, उससे उनकी ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो जो है इम्प्रूव हुई है और उनका ड्रॉप आउट रेट भी कम हुआ है। इसके अलावा जैसे जैसे एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम्स जो है गवर्नमेंट से अनाउंस की हैं तो उससे रूरल पुअर की जो है जो लाइफ है वो इम्प्रूव हुई है, उसका लिविंग स्टैंडर्ड भी इम्प्रूव हुआ है और वो एक सोशल मोबिलिटी की तरफ जा रहा है। तो ये था फ्रीबीज़ वाला आर्टिकल। इसके अलावा जो दूसरा आर्टिकल है वो है जो कि पुलिस कांस्टेबल्स या पुलिस फोर्सेस के अंदर जो है रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। इसे लिखा है एक आईपीएस ने, जो आईपीएस करंटली पोस्टेड है अरुणाचल प्रदेश में। राइटर जो है वो कहते हैं कि जो पुलिस फोर्सेस है या फिर जो यूनिफॉर्म में जो भी पर्सनल हैं वो बहुत ही ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस में हैं और पूरा का पूरा जो यूनिफॉर्म डिपार्टमेंट है या पूरा का पूरा जो डिपार्टमेंट है इस बात को बिल्कुल नज़रअंदाज कर रहा है। आगे वो कहते हैं कि यूनिफॉर्म वाली जो नौकरियां होती हैं ये बहुत ही हायरार्किकल तरीके से हाई स्ट्रक्चर होता है। इसमें एक सीनियर ऑफिसर रिपोर्टिंग अथॉरिटी होता है और उसका एक जूनियर ऑफिसर होता है, जहां जूनियर ऑफिसर को वो सब काम करने पड़ते हैं जो उसका सीनियर ऑफिसर कहता है। इसके साथ साथ उसे डिसिप्लिन मेंटेन करना पड़ता है और उसकी अकाउंटेबिलिटी भी फिक्स्ड होती है। लेकिन ये पूरा स्ट्रक्चर या पूरा डिपार्टमेंट और विंग जो है धीरे धीरे इनह्यूमेन बनता जा रहा है, क्योंकि इस डिपार्टमेंट के अंदर जो है ऐसा कोई भी प्रोसेस नहीं है, ऐसा कोई भी फोरम नहीं है जहां लोग या फिर अपने पर्सनल इश्यूज़ को जो है एड्रेस करने के लिए अपने पर्सनल इश्यूज़ या ग्रीवेंसेस को जो है अपने सीनियर के साथ या किसी भी फोरम पे जो है ले जाकर उठा सकें। वहीं एग्जांपल देते हुए राइटर बताते हैं कि बहुत सारे केसेस ऐसे देखने को मिले हैं जहां पर कांस्टेबल्स या ऑफिसर्स ने जो है अपने ही कलीग्स को जो है गोली मार दी, क्योंकि वो अपने काम के कारण बहुत ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस में थे। इंडिया के अंदर मेंटल स्ट्रेस जो है मेडिकल कंडीशन में कंसीडर ही नहीं होती। इनफैक्ट जो लोग अपने आप में ऐसा एक्सप्रेस करते हैं
कि वो किसी तरह के मेंटल स्ट्रेस में है, उनको जो है कमज़ोर और दब्बू किस्म का आदमी समझा जाता है। और यूनिफ़ॉर्म की नौकरी में तो ऐसा बिल्कुल माना जाता है कि अगर कोई आदमी वहाँ पे ये बोल दे कि मुझे मेंटल स्ट्रेस है, तो लोग उसका मज़ाक उड़ाने लगेंगे। इनफैक्ट उसके कलीग्स भी उसका मज़ाक उड़ाएँगे और वो उसे बहुत ही कमज़ोर जो है दिमाग का और कमज़ोर शारीरिक रूप से बहुत ही कमज़ोर समझेंगे। टोटल जो कांस्टेबल्स हैं हमारे इंडिया में वो 85% हैं पूरी पुलिस फ़ोर्स के, चाहे वो स्टेट पुलिस में हो या फिर सेंट्रल पुलिस में। और ये हमेशा जो है बैकग्राउंड में रह के काम करते हैं। अपने काम की और अपने अचीवमेंट्स के लिए इन्हें कभी भी एप्रिसिएशन नहीं मिलता, और अगर इनसे कोई छोटी मोटी गलती भी हो जाए तो उसके लिए जो है इन्हें कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाती है। इसके अलावा जो सैलरी इन्हें ऑफ़र की जाती है वो बहुत ही ज़्यादा कम है, उससे इनकी जॉब सेटिस्फैक्शन इन्हें नहीं मिलती, और ये लोग कभी भी अपनी फैमिली के साथ जो है इकट्ठा होकर नहीं रह पाते। अक्सर ऐसा देखने को मिला है कि ये लोग दूसरे शहर में काम करते हैं और इनकी फैमिली जो है कहीं गाँव या दूसरे शहर में होती हैं, जिस कारण इनकी जो है कभी भी एक साथ फैमिली के साथ रहने का सुख जो है इन्हें प्राप्त नहीं हो पाता। और इस कारण ये लोग मेंटल स्ट्रेस में आ जाते हैं, और फिर इसके बाद मेंटल स्ट्रेस को जो है ओवरकम करने के लिए ये लोग अल्कोहलिज्म में या ड्रग अब्यूज़ करते हैं, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा शराब पीते हैं या फिर ड्रग्स का सेवन भी करते हैं। अब राइटर कहते हैं कि समय आ गया है कि हमें एक ऐसा वर्किंग एनवायरनमेंट बनाना चाहिए जहाँ पे हमें कोशिश करनी चाहिए कि स्ट्रेस कंडीशंस को कम से कम किया जा सके, और ये सब पॉसिबल तभी है जब हम कम्युनिकेशन चैनल्स को इम्प्रूव करें। रेगुलर संपर्क सभा जो है कंडक्ट की जाए, जहाँ पे पर्सनल आएँ और अपने ग्रेवेंसेस को जो है शेयर करें अपने सीनियर ऑफिसर्स के साथ, या फिर एक प्रॉपर एड्रेस करवा सकें, अपने एक प्रॉपर फोरम पे जो है अपने इश्यूज़ को जो है डिस्कस कर सकें। वहीं अगर सीनियर्स भी किसी रैंडम फील्ड इंस्पेक्शन पे जाते हैं तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है उन्हें कि वो फ्रेंडली कम्युनिकेशन रखें अपने जूनियर्स के साथ, ताकि उनके कोई डिसिप्लिन भी हर्ट ना हो और उन्हें ऐसा भी ना लगे कि उनके साथ जो है बहुत ज़्यादती हो रही है। इससे उनका ट्रस्ट जो है अपनी लीडरशिप पे बढ़ेगा, उनकी डेडिकेशन जो है अपनी जॉब के लिए बढ़ेगी, और उन्हें भी लगेगा कि वो एक डिग्निफाइड जॉब में इन्वॉल्व हैं। तो यही था आज का आर्टिकल। इसी तरह के और इन्फॉर्मेटिव एडिटोरियल एनालिसिस के लिए आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।